नमस्कार। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ मेरी पहली कहानी जिसका नाम है चिट्ठी। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को समझ आएगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। आज 2 अक्टूबर है। रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं अपने कमरे में फर्श पर अलमारी के सारे कपड़े बिखेरे बैठी हूँ। मेरी बहन शालू और मैं छांट रहे हैं कि कौन से कपड़े ससुराल ले जाने लायक हैं और कौन से शालू के कबर्ड में। हाँ, 1 हफ्ते में मेरी शादी है। घर में लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं। बैठक रूम का ज़्यादातर सामान स्टोर रूम में रख दिया है और बाकी कमरों की सोफे और कुर्सियां भी बैठक में लगा दी हैं ताकि मेहमानों के बैठने की जगह कम ना पड़े। एक्स्ट्रा गद्दे और कंबल भी आ गए हैं। रिश्तेदारों की लिस्ट के हिसाब से सबके लिए निमंत्रण में दिए जाने वाले गिफ्ट्स भी पैक हो गए हैं। रात के खाने के बाद पापा और चाचा जी ने खास लोगों और बाकी रिश्तेदारों के गिफ्ट्स और लिफाफे बनाकर अलग अलग कर लिए। माँ ने चाची को मुझे कन्यादान में पहनाने वाले जेवर दिखाकर संभाले और वो दोनों बातें करते करते रूम में चले गए। माँ ने वहीं से कहा, श्वेता आज ही अपने कपड़े जो तुझे अपने साथ ले जाने उन्हें अलग अलग कर लेना। कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल होगी। ठीक है मम्मी। इतना कहकर मैं और शालू मेरे कमरे में आ गए। दीदी अच्छा हुआ आप आज ही ये काम कर रहे हो। कल चाची के बच्चों के सामने करते तो आधे कपड़े तो वही हड़प लेती और मेरे हाथ में सिर्फ आपकी पुरानी और बेकार ड्रेसेस ही आती। मैं मुस्कुराई और बोली, शालू तुझे जो लेना है तू ले ले। वैसे भी शादी के बाद ये ड्रेसेस वगैरह कहाँ पहनूंगी मैं। लगभग 1 साल तक तो नई बहू की तरह रहना होगा। तभी शालू बिना सोचे समझे बोली, हाँ हाँ वैसे भी शादी के बाद तो ज्यादातर लड़कियां मोटी हो जाती है ना, तो फिर आपको तो नए साइज के कपड़े लेने होंगे। शालू, मैं शर्माते हुए उस पर चिढ़कर बोली। वो शरारती हंसी हंसते हुए भाग गई। फिर वहीं दूर से बोली, मुझे जो चाहिए मैंने वो साइड में रख दिए, ओके बाय गुड नाइट। पगली है। मैं सामान रख ही रही थी कि कबर्ड के ड्रॉर से मुझे वो मुरझाई हुई सी चिट्ठी मिली। उसे देखते ही दिल में एक तेज झर्राहट सी हुई। मैंने उसे उठाया और वहीं बेड के पास बैठकर उसे पढ़ने लगी। सोचने लगी उस पल के बारे में जब लगभग 1 महीने पहले सुभाष ने मुझे वो चिट्ठी मेरे हाथ में पकड़ाई थी। ये क्या है शुभ? चिट्ठी है श्वेता। चिट्ठी? चिट्ठी क्यों? ऐसे ऐसे ही कह देते या व्हाट्सएप कर देते, मैं मुस्कुराते हुए बोली। मुझे लगा चिट्ठी में जज्बात अच्छे से बयां किए जा सकते हैं। लव लेटर नहीं है श्वेता, बस कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शायद इस तरह तुमसे नहीं कह पाता इसलिए चिट्ठी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे अकेले में पढूं घर पर? हाँ, मुझे भरोसा है तुम समझोगी। ये कहकर कुछ हारी हुई सी नजरों से उसने मुझे देखा और आई लव यू श्वेता ये कहकर चला गया। मैं असमंजस में थी, थोड़ा घबराई थी कि क्या है इसमें ऐसा। मैं जल्दी से घर की ओर जाने लगी। हजारों सवाल, हजारों बातें रास्ते भर में दिमाग में चलने लगी। मैं बेसब्र हो रही थी उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए। घर पहुंचते ही मैंने रूम का दरवाजा बंद किया, पर्स और दुपट्टा यूं ही बेड पर फेंका और बेड के सहारे फर्श पर बैठ गई और एक लंबी सांस भरकर चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। डियर श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने तुम्हें मेरे जीवन में भेजा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं, पर तुम्हारे साथ मैं कंप्लीट फील करता हूँ। पर पता नहीं क्यों जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही है मैं बेचैन हो रहा हूँ, शायद घबरा रहा हूँ। ये सवाल बार बार मन में उठ रहे हैं कि क्या मैं सच में तैयार हूँ? क्या मैं तुम्हें खुश भी रख पाऊँगा? क्या मैं खुद खुश रह पाऊँगा? जैसे जैसे डेट पास आ रही है मुझे मुझे डर लग रहा है, ये सोचकर कि सब कुछ बदल जाएगा। गैर जिम्मेदार, नालायक, मनमानी करने वाला। मेरी माँ जब भी मुझसे गुस्सा होती है ना तो यही सब बोलकर डांटती है और शायद मैं हूँ भी, पर कभी इस डांट का कोई असर नहीं हुआ मुझ पर। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। माँ भी थोड़ी देर बाद शांत होकर मुस्कुरा देती थी, पर ना जाने क्यों ये बातें अब मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। मेरे पड़ोस वाले भैया कुछ दिन पहले बिन बताए घर से चले गए थे। भाभी से झगड़ा हुआ था शायद, माँ बता रही थी। जब भी भैया अपने काम के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते थे तब तब वो कलेश करती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले सबको लगता था कि उनसे अच्छी जोड़ी कोई हो ही नहीं सकती। दोनों में बहुत बहुत प्यार था। पर शादी के 2 साल बाद ये हाल। बहुत सारी चीज़ें हैं श्वेता, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है।
पूरी ज़िंदगी का सवाल है श्वेता। बहुत सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मैं जानता हूँ अब कुछ भी मुमकिन नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं घर वालों से वक़्त माँगने की? मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही जीवन भर रहना है। पर मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ हर तरह से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। पर मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह उस काबिल हो जाऊँ। मैं तुम्हारी राय के बाद ही घर में बात करने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा, सिर्फ़ तुम्हारा सुभाष। ये पढ़ते हुए मानो मानो मेरे अंदर एक सुनामी सी आ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे जैसे सीने पे कोई हथौड़ा मार रहा हो। ऐसा लगा दुनिया खत्म होने वाली है। मेरी दुनिया, जिसे इन 6 महीनों से मैं सँवार रही थी, तैयार कर रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो श्योर नहीं था तो फिर हाँ कहा ही क्यों? शादी को 1 महीना बचा है, पूरे खानदान को खबर हो गई है, सारी तैयारियां हो गई और इसे अब ये एहसास हो रहा है कि जल्दी हो गई। क्या मेरे जीवन के साथ भगवान ने कोई मजाक कर दिया है? मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बिना आवाज निकाले चीखती हुई रोती हुई मैंने मन ही मन हजारों इल्जाम उस पर लगा दिए। पापा का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, जो जो पिछले 6 महीने से सीना तान कर सबको बता रहे थे कि मेरी बिटिया की शादी है और तैयारियां कर रहे थे। उन्हें ये पता लगेगा तो क्या होगा? उनकी इज्जत, उन लोग तो यही कहेंगे ना कि उनकी बेटी ने ही कुछ किया होगा, तभी लड़के ने शादी से पहले बहाना कर दिया। तब क्या जवाब देंगे वो दुनिया को? लोगों के मुंह बंद थोड़ी होते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे वो सबको? मैं यही सोच सोच कर रोती रही, उसे कोसती रही। डरना तो मुझे चाहिए ना, मैं घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ एक एक नई दुनिया बसाने। उस पर भरोसा था मुझे। पर अब जब वो खुद ही श्योर नहीं है तो फिर मैं किसके भरोसे जाऊंगी? मैं तो उस पर भी बोझ बन जाऊंगी ना। और अगर नहीं गई तो पापा के सिर पर बोझ हो जाऊंगी। क्या करूं? सोचते सोचते ही मैंने जाने कब सो गई। श्वेता, श्वेता उठ जाओ बेटा, शालू तैयार हो गई है। मेहंदी के लिए ड्रेस लाना है कि नहीं? माँ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो मेरी नींद खुल गई और मैंने झट से चिट्ठी का गोला बनाया और कबर्ड में डालते हुए बोली, आती हूँ माँ। फोन देखा तो शुभ के 3 से 4 मैसेजेस थे, जिसमें क्वेश्चन मार्क और एक उदास इमोजी भी थी। मैंने लिखा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, एक परेशान सी इमोजी के साथ उसने कहा। मैं रेडी होकर बाहर आई तो देखा कि माँ पापा भी हमारे साथ चलने वाले थे। पापा ने कहा, चलो आज पैदल ही चलते हैं, कभी कभी पैदल चलना भी अच्छा है। माँ ने झट से कहा, मेरे बस का नहीं है इतना दूर तक चलना। पापा ने हाथ पकड़ा और छिड़ते हुए कहा, हाँ हाँ तेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं नहीं होता तो पता नहीं तुझे कौन झेल पाता। मम्मी ने चिढ़कर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, आप रहने दो, मैं चल लूंगी। और उनसे आगे आगे चलने लगी। पापा मस्ती में मुस्कुराने लगे, पर थोड़ी दूर पर रिक्शे वाले को रोककर हमें बोले, तुम लोग पहुंचो, मैं और तुम्हारी माँ रिक्शे से पहुंचते हैं। ये कहते हुए पापा माँ को पुकारते हुए बोले, रुक जा मेरी चिड़कुल, चल तू मैं रिक्शे में चलते हैं। माँ ने मुंह मड़काया पर बैठ गई उनके साथ। तब ना जाने क्यों मेरे मन में ये सवाल आया, क्या पापा तैयार रहे होंगे जब उनकी शादी तय हुई थी? उनकी शादी तो 23 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो क्या वो हमेशा से ऐसे थे? उनकी शादी को लगभग 30 साल हो गए हैं, पर वो आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। भले ही माँ हमारा और पापा दोनों का ख्याल रखती हो, पर वो खुद भी तो पापा की ही जिम्मेदारी रही है। जिस जिम्मेदारी का एहसास एक औरत को माँ बनने के बाद होता है, आदमी को वो जिम्मेदारी तभी से मिल जाती है जब एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आती है। बेटी सदैव एक संरक्षण में ही तो रहती है। शादी से पहले पिता और कन्यादान के वक्त पिता अपना वह कर्तव्य उसके पति को सौंप देता है। तो देखा जाए तो शादी के समय ही एक पुरुष के ऊपर पिता के बराबर जिम्मेदारी आ जाती है और वह जीवन भर के लिए रहती है और वो जिम्मेदारी हमेशा बढ़ती ही रहती है। इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। लोग हमेशा औरत की भावनाओं का बखान करते हैं, जबकि वो हमेशा से एक संरक्षण में रहती है, पुराना जीवन छोड़कर एक नई दुनिया बसाती है। जब पुरुषों ने समझा स्त्री की इस पीड़ा को, तो स्त्री क्यों नहीं समझ सकती? क्यों ये स्वीकार्य नहीं है कि पुरुष भी कभी कभी टूटते हैं? उन्हें सहारे और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मैं जब डर रही थी तो मैंने खुलकर अपने घर वालों से बात की, माँ से बात की और फिर समझी भी। पर उन्हें समझाना, उन्हें संभालना तो मेरा कर्तव्य है। यह एहसास होते ही मुझे खुद पर शर्म आई। मैंने उन्हें कॉल किया और बस इतना ही कहा, मैं साथ हूँ आपके, हमेशा, हर सिचुएशन में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी जल्दी हो रही है या लेट। फ़र्क पड़ता है कि क्या हम में एक दूसरे को समझ पाने की क्षमता है या नहीं। और मैं समझती हूँ आपको,
हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे सब कुछ। भैया भाभी की तरह टूटे हुए रिश्ते उतने नहीं हैं जितने माँ पापा की तरह आबाद रिश्ते हैं। हमें सबसे सीखना है। आई लव यू। मेरी इन बातों ने उन्हें हिम्मत दी, उन्हें भरोसा दिलाई कि मैं साथ हूँ, उनसे प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं साथ रहूँगी। और सब ठीक हो गया। उस चिट्ठी को यूं ही मैंने अपने सूटकेस में एक सीख के तौर पर रखा और लाइट्स ऑफ करके बिस्तर में लेटी ही थी कि शुभ का मैसेज आया। गुड नाइट माय वाइफ, जल्दी ही साथ होंगे। मैं एक मीठी मुस्कान के साथ सपनों की दुनिया में खो गई। तो आई होप आप सभी लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आई डोंट नो, बस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो मैं अब शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं अब इसके बाद सारी कहानियाँ मैं उसी में अपलोड किया करूँगी। तो मैं लिंक दे रही हूँ, मैं लिंक अपनी बायो में डाल रही हूँ और स्टोरी में भी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।